हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रहलाद सिंह। मैं लेके हूँ आज आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर के सेल बायोलॉजी का ये तीसरा लेक्चर क्लास। तो 2 लेक्चर क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। स्टैनिंग एंड स्टैनिंग प्रोसेस दोनों कंप्लीट हो चुका है, तो नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। बट इस क्लास में हम देखेंगे माइक्रोस्कोप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रैक्टिकल करने से पहले, सेल बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं छोटे छोटे टर्म्स इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको कि ताकि आपकी जानकारी कंप्लीट रहे किसी भी लैब लेवल पे, या फिर आप किसी भी बीएससी करने के बाद किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ाने, किसी कॉलेज में जाते हैं पढ़ाने, ठीक, इंटर कॉलेज में, या फिर तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि माइक्रोस्कोप है क्या, पर्टिकुलर इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे रिकमेंडेशंस होते हैं। छोटे सी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे आज का ये क्लास, थोड़े से हिस्ट्री, थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। तो चलते हैं अपने इसी आज लेक्चर नंबर 3 पे। लेक्चर नंबर 1 एंड 2 नीचे मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे क्लास की अपडेट मैं लगातार आपको देता रहूं। तो चलिए देखते हैं माइक्रोस्कोप के। यहाँ पे माइक्रोस्कोप के बारे में 5 लोगों को जानना बड़ा जरूरी है। यदि इन 5 के बारे में आप नहीं जानते तो माइक्रोस्कोप की थोड़ी सी हिस्ट्री नहीं जानते। रीजन क्या है स्टूडेंट्स की जो माइक्रोस्कोप था इसकी जरूरत काहे को पड़ी। ठीक, इसके कुछ ईयर्स पहले, लगभग 17वीं सदी, मतलब लगभग 1700 के पहले की जो आदमी थे, या कह सकते हो जो हमारे साइंटिस्ट रहे, वो किसी भी चीज को देखने के लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं समझते थे, ना ही उनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स के बारे में कोई जानकारी दिए थे। जैसे जैसे साइंस आगे ग्रोथ करता गया वैसे वैसे हमको जरूरत पड़ने लगी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से जस्टिफाई करने के लिए। तो जस्टिफिकेशंस को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया कि ऐसा कोई युक्ति, ऐसा कोई उपकरण, ऐसा कोई भी कंपोनेंट्स को एक सीरीज में जोड़ने की बात करने लगे, जिससे हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बड़े लेवल पे देख सके। ठीक, 2-4 गुना बड़ा पहले देखा गया, फिर उसके बाद आज ऐसा कंडीशन हो गया है कि हम लाखों गुना बड़ा देख सकते हैं। ठीक, कैसा? लाखों गुना, 10 लाख 15 लाख गुना बड़ा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे नंबर 1, जिसका नाम था जैक्रिस। क्या था यहाँ पे? जैक्रिस जोहानसन जो थे। तो जैक्रिस जोहानसन ने नंबर 1 के लेवल पे काम किया। सबसे पहले काम किया 1590 ईस्वी में। 1590 में ये क्या किए, पहली बार 2 लेंसों की सहायता से एक पाइप लिया था, एक ट्यूब लिया था, ट्यूब में 2 लेंसों की सहायता से एक माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन किया था। ठीक इसी के कुछ सालों बाद, लगभग 100 साल देख रहे हैं, लगभग 50 साल कह सकते हो, 70 ईयर ओल्ड बाद में लोगों ने क्या किया, दूसरा नाम हमारे पास आ गया गैलीलियो। आपने गैलीलियो को देखा होगा। 1660 में गैलीलियो ने जो हमारा जैक्रिस का माइक्रोस्कोप था उसको उन्होंने जस्टिफाई किया, फिर से देखा और उन्हें फिर से संशोधित कर दिया। क्या किया? संशोधित करके उसके जितने भी पार्ट्स थे उसको रिपेयर किए और ज्यादा स्टेबल, पहले से कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने में काबिल हो गए। अब देखो, जो हमारा तीसरा नाम आता है वो रॉबर्ट हुक आता है। तो रॉबर्ट हुक के बारे में हमको लगता है कि आप जानते होंगे, सेल बायोलॉजी पढ़ने से पहले हमने इंट्रो में पढ़ाया भी था सेल बायोलॉजी के, कि जो रॉबर्ट हुक थे वो कहीं ना कहीं सेल की डिस्कवरी किए थे। किसने? 65 में जब सेल आया था, तो सेल को देखने के लिए बिना माइक्रोस्कोप का हम सेल देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक को ही हम साइटोलॉजी के फादर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? हम इनको साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजिस्ट थे। तो ये साइटोलॉजी के फादर रहे हैं। जब साइटोलॉजी के फादर रहे हैं तो 1665 में जब सेल की डिस्कवरी करने लगे, क्या करने लगे ये भाई साहब? सेल की डिस्कवरी करने लगे। तो सेल को देखने के लिए किसी टिश्यूज से, किसी ऑर्गन से, किसी टिश्यू को या फिर किसी सेल्स को देखने के लिए हमको एक बेहतर माइक्रोस्कोप चाहिए। वो माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने खुद बनाया था। कैसा किया था? खुद बनाया था। यदि रही इसके फिगर की बात, तो मैं आपको एक फिगर दिखा दे रहा हूं। ये रही रॉबर्ट हुक का अपना एक माइक्रोस्कोप का फिगर, जो उन्होंने अपने प्रारंभिक ईयर में 65 में कंपोज किया था। ठीक, अब देखो, जैसे जैसे काम आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे ऐसा देखा गया कि हमारे पास एक और साइंटिस्ट आ गए जिसका नाम था एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एंटोनियो ल्यूवेनहॉक जो 4th नंबर पे कंप्लीट करते हैं, ये देखो इनका 2 ईयर, इनका काफी साल, ये किसी बुक में 1674 देता है, किसी में 1675 देता है, लेकिन 6075 एंड 6074 में जो अंतर आया है, ये कहां से आया है? हमने कभी गूगल किया तो कहीं और
हमने बुक में देखा तो कहीं और, ठीक। तो इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। यदि आप कभी भी मल्टीपल चॉइस करने के बेसिस पे जाते हैं तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि इनको 1675 ही रखिएगा। क्या करिएगा? 1675 ही रखिएगा, कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं तब। आखिरकार ये तो सेल के लिए लगाए गए थे, ये इनकी शुद्धि किए थे। भाई साहब जो एंटनी ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहली बार माइक्रोस्कोप में बाइकॉन, यहां पे ध्यान देना कि बाइकॉन्वेक्स जो हमारा मिरर लेंस था उसका प्रयोग किया। मतलब ऐसा मिरर जो दोनों जैसा काम करता था, ठीक। कैसा था? बाइकॉन्वेव, क्या? बाइकॉन्वेक्स जो मिरर था, तो बाइकॉन्वेक्स मिरर का यूज किया था हमारे कौन? ल्यूवेनहॉक ने। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। तो यदि लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो यहां पे बाइकॉन्वेक्स, ठीक। तो बाइकॉन्वेक्स जो हमारा लेंस था, ठीक। तो बाइकॉन्वेक्स लेंस को पहली बार एंटनी ल्यूवेनहॉक ने अपने पूरे के पूरे माइक्रोस्कोप में यूज किया था। और ये यूज स्पेशल मेटल के एक पाइप ली थी। क्या थी? मेटल की एक पाइप ली थी, उनमें इन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया और 2 पिन की सहायता से उसको एडजस्ट किया, ठीक। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे और टाइम बीतता गया, काफी दिनों बाद, लगभग आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक आता है नाम, जिसका नाम है नॉल एंड रस्का। तो नॉल एंड रस्का नाम के साइंटिस्ट 2 लोगों ने आपस में एक थ्योरी कंप्लीट की और लगभग 1932 में एक स्पेशल माइक्रोस्कोप लेके आए जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था ये काफी ज्यादा डेवलप था। ये पहली बार, ध्यान देना, पहली बार 1932 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद जो हमारा साइंस था, खासकर बायोलॉजी के एरिया में, इतना ज्यादा प्रोग्रेस हुआ स्टूडेंट्स कि हम क्या, मतलब एक लेवल ही चेंज हो गया। कह सकते हो कि यहां से गोल्डन टाइम बायोलॉजी की स्टार्ट होती है। क्या होती है? गोल्डन टाइम स्टार्ट होती है। इसके बाद यूं डिस्कवरी होने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ जाने की वजह से पूरे जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म थे एंड सेल लेवल था, उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर जानने में काफी हेल्प होने लगा। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, क्या करते हैं भाई साहब? ये बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आना साइंस के लिए इंपॉर्टेंट था। रीजन ये था कि जो नॉल एंड रस्का ने स्पेशली प्रपोज किया था इस थ्योरी को, इन लगभग 1 लाख, ध्यान देना कितना, 1 लाख गुना, 1 लाख बड़ा हम किसी भी मैटर को देख सकते हैं 1 लाख से 10 लाख के बीच। अब जो माइक्रोस्कोप हमारे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो लगभग 10 लाख ज्यादा इनकी पावर होती है एक किसी सब्सटेंस को कंप्लीट करने के लिए। अब हम बात कर लें, ये तो हुआ हमारा इंट्रोडक्शन यानी हिस्ट्री के बारे में कि क्या कहते हैं हमारे माइक्रोस्कोप की हिस्ट्री। एंड हम आगे चलते हैं तो ये देखते हैं कि यदि संरचना की बात करें, किसकी संरचना की बात करें, जो हमारे पास रॉबर्ट हुक ने बनाया था। क्या किया था स्टूडेंट? रॉबर्ट हुक ने हमारे जो स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट किया था वो बड़ा जरूरी था, ठीक। उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक का ही फिगर हमने कंप्लीट किया है जो हमको पूछा जाता है। तो रॉबर्ट हुक का जो माइक्रोस्कोप था वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, जैसा फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। अब एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये देखा गया था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप उस माइक्रोस्कोप को कहते हैं जहां पे लेंसेस की नंबर 1 से अधिक होते हैं। इस चीज को ध्यान देना। कभी भी यदि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप उस माइक्रोस्कोप को बोला जाता है जिसमें जो लेंसेस के नंबर होते हैं वो 1 से अधिक होते हैं, तो उन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोला जाता है। यदि लाइट माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहा है, तो प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में केवल एक ही लेंस पाया जाता है। ओके, क्लियर हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नंबर ऑफ लेंसेस 1 मोर होते हैं। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लेंसेस जो मोर होते हैं, तो हमको यहाँ पे 5 पॉइंट छोटा छोटा पढ़ना है। नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या देखने हैं? नंबर फर्स्ट पॉइंट देखने हैं, चलो आप दिखा देते हैं आपको इसी जगह।
नंबर फर्स्ट पॉइंट में ये देखते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट लेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट लेंस होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट लेंस होता है। ये ऑब्जेक्ट लेंस करता क्या स्टूडेंट? ये लेंस स्पेशली ऑब्जेक्ट की ओर लगा होता है। मतलब यहां पे हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से जो पहली बार लेंस अटैच होगा उसको हम ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। अब ये चीज ध्यान देना, अब एक आंख के पास लेंस होता है, जहां पे यहां ईपीसेस लेंस की बात कर रहा है, ठीक। इनको ईपीसेस लेंस या ऑक्यूलर, क्या कहते हैं इसको? ऑक्यूलर लिख लीजिएगा इसी जगह, ठीक, इसी जगह लिख लीजिएगा इसको, क्या? ऑक्यूलर लेंस, ऑक्यूलर लेंस या आईपीसेस लेंस के नाम से जानते हैं। तो ऑब्जेक्ट के ठीक बाद नंबर 2 पोजीशंस पे हमारे पास क्या लगा रहेगा? ऑक्यूलर लेंस या आईपीसेस लेंस लगे होंगे। अब बात करते हैं आगे ऊपर की ओर। नंबर 3 पे एक लाइट सोर्सेस पोजीशन पाया जाएगा। क्या होगा? लाइट सोर्सेस पोजीशंस होगा। ये लाइट सोर्सेस पोजीशंस क्या करता है? लाइट को सही तरीके से कंफर्म करता है और यहाँ पे लेंस नंबर 3 पाया जाता है। आप देखेंगे फर्स्ट लेंस, सेकेंड लेंस एंड थर्ड लेंस। तो ये नंबर 4 पे हमारे पास हो जाएगा, जिसको हम कंडेंसर लेंस कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कभी आपसे पूछता है किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कि कंडेंसर लेंस क्या करता है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो कंडेंसर लेंस होता है, यहाँ पे जो छोटे छोटे पिन लगे होते हैं, क्या होते हैं? 2 छोटे छोटे पिन लगे होते हैं। इन पिन की सहायता से इस कंडेंसर लेंस को हम ऑब्जेक्ट के ऊपर सही तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट कराते हैं, ताकि हमको ऑब्जेक्ट सही तरीके से मैग्नीफाई हो सके, ठीक, हम उसको देख सके। अब इस चीज को ध्यान देते हुए आगे तक बढ़ते हैं, तो ऐसा देखा जाता है, क्या ऐसा देखा जाता है कि जो हमारे पास लाइट होती है, क्या होती है? लाइट सोर्सेस होती है। लाइट सोर्सेस की व्यवस्था, जैसे मैंने बताया कि लाइट सोर्सेस की व्यवस्था हम किसी भी इंटरनल लाइट के लिए कर सकते हैं, सॉरी एक्सटर्नल लाइट के लिए कर सकते हैं, चाहे वो हमारा सनलाइट हो, चाहे हमारे पास यहाँ पे हमने लैंप लगाया है, हम कमरे में कर रहे हैं तो सनलाइट तो मिलेगा नहीं, तो हमको लैंप देना पड़ेगा, अच्छा लैंप देना पड़ेगा, लाइट सोर्सेस बेहतर होने चाहिए, ठीक। तो लाइट सोर्सेस होगा, लाइट सोर्सेस को कंट्रोल कौन करेगा? कंडेंसर लाइट करेगा। उसके बाद हमारा क्या पाया जाएगा? ऑब्जेक्ट पाया जाएगा। ऑब्जेक्ट के ठीक नीचे हमारा ऑब्जेक्ट लेंस होगा, जो आईपीसेस लेंस की जो मैग्नीफाई पावर है उसको कंप्लीट करते हुए कंप्लीट करेगा। यहाँ पे हमारा छोटे छोटे नन्हे आंखें दिख रही हैं, जहां से हम सही तरीके से उसको देखेंगे। अब इसी को ठीक करते समय ये देखता है स्टूडेंट्स के जो हमारे पास ये हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, जहां 3 लेंसेस लगे थे। कभी कभी पूछता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो लेंसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस एंड यहाँ पे ऑक्यूलर लेंस या यहाँ पे आई पीसेस लेंस की बात करेगा। अब यहाँ पे यहाँ पे हम यदि बात करें मैग्नीफाइंग पावर का, क्या करें? मैग्नीफाइंग पावर की बात करें तो मैग्नीफाइंग पावर में स्पेशली ये जो हमारा कंप्लीट करता था, ये हमारे 50 से लेकर 100 गुना, ध्यान देना, आपके लैब में, आपके स्कूल में जो दिखेगा वो स्पेशली यही दिखता है, लगभग ये इतना एक्स को कंप्लीट करेगा, मतलब 50 से 100 गुना बड़ा आप आसानी से देख सकते हैं। अब रही इसकी अगला पावर की रिसॉल्विंग जो पावर होती है, आवर्धन क्षमता होती है। हम आवर्धन क्षमता को कैसे हम जस्टिफाई करते हैं, तो ये मैं क्लीन कर देता हूं, यहाँ पे आवर्धन क्षमता कंप्लीट कर देता हूं कि आवर्धन क्षमता है क्या, कैसे आप कभी भी निकालोगे, या फिर जो हमारा रिसॉल्विंग पावर होती है वो किसी लेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। जितना कम होगा उतना ज्यादा बेहतर हमारा पूरा माइक्रोस्कोप काम करता हुआ नजर आता है। इसको यदि कॉपी करना हो तो स्क्रीनशॉट आप कर लेते हैं, फिर चलते हैं इसके अगले पार्ट पे। पावर में क्या कहता है, तो देखो रिसॉल्विंग पावर यदि हम बात करें सबसे सिंपल बेसिस पे, तो इसको एक फार्मूला होता है। देखो रिसॉल्विंग पावर पहले होता क्या, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले आपसे, कि जो हमारे माइक्रोस्कोप्स होते हैं, माइक्रोस्कोप्स की जो रिसॉल्विंग पावर होता है उसका अभिप्राय ये है कि यहाँ पे 2 बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, क्या होती है? 2 बिंदु, मतलब एक हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एंड जो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा? जो हमारा ऑक्यूलर लेंस था, यहाँ पे आई पीसेस लेंस हैं, उनके बीच की दूरी की बात कर रहा है। तो इस चीज को आपको ध्यान रहे कि जो हमारा रिसॉल्विंग पावर होती है, इसको विभेदन क्षमता कहते हैं। तो विभेदन क्षमता से हम एक ही लाइन बोल सकते हैं कि ये 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी से होता है, जो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। मतलब सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो देखा जाएगा, माइक्रोस्कोप से जो देखा जाता है, उसके बीच की जितनी गैपें होती है उसको हम रिसॉल्विंग पावर के द्वारा देखे जाते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है, ठीक। कौन सा फार्मूला होता है? जिसको हम ऑब्वियस फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी
पूछता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कि जो हमारा माइक्रोस्कोप्स होते हैं, माइक्रोस्कोप्स की जो रिसॉल्विंग पावर होती है वो किस किस फार्मूले से देखा जाता है या किस फार्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अबेस फार्मूले से कैलकुलेट होता है। यदि हम रिसॉल्विंग पावर की बात करते हैं, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते समय एक हमारे पास फार्मूला मिलता है 0.61, यहाँ पे लेमडा अपॉन एन साइन, क्या कह रहा है ये किसका है, साइन की बात कर रहा है। तो एन साइन अल्फा ये क्या है, इसके ये यूनिट है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, क्या है ये यूनिट है, किस यूनिट में, ये माइक्रोन जो मिलीमीटर होता है उसमें या नैनोमीटर में भी आप रख सकते हैं। कभी कभी इसको नैनोमीटर में बोलता है, किस में बोलता है, नैनोमीटर में बोलता है, तो आप उसको भी रख लीजिएगा। यदि बात करते हैं कि ये जो वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये किस में आएंगे, जो हमारे पास लेमडा की वैल्यू आएगी, लेमडा है क्या पर्टिकुलर, ये जो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने की जो लाइट यूज किया गया था कंडेंसर के ऊपर, जो लाइट यूज होती है उस लाइट का स्पेशली वेवलेंथ कितना है, तो जो लाइट हमारा होगा, लाइट का हम वेवलेंथ इसमें रखेंगे। उसके बाद जो हमारा एन है, एन हमारा एक इंडेक्स होता है, क्या होता है, एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। तो आपको कहीं पढ़े होंगे, तो ये क्या है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, ठीक, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की बीच की जो रिफ्लेक्ट रेट है वो उसको कंप्लीट करेगा, ठीक। तो इस चीज को, इसको IR स्पेक्ट्रा के कंप्लीट से हम देखते हैं इसको, तो आपको याद रहे कि जो n है ये स्पेशली जो वस्तु थी, जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट लेंस के बीच की ये क्या है, अपवर्तनांक है, उसके मीडियम की किस मीडियम में रखा जाता है। तो ये आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कभी कभी जो आप क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे क्वेश्चंस में ही वो वेरीफाई करके देता रहता है। उसके बाद यहाँ पे हम अल्फा की बात करते हैं, तो जो हम आई पीसेस यूज करते हैं वस्तु के लिए, या वस्तु के जो आई पीसेस है जिसके द्वारा हम देखते हैं, ठीक, वहां पे जो प्रकाश गुजरता है, प्रकाश जो जा रहा है, जो लाइट जा रहा है, उसका एंगल के आधे भाग, जो आधा भाग होता है 1/2 की बात करता है, या फिर इसको कभी कभी ऐसे भी लोग बोलते हैं, ठीक, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आई पीसेस एंगल 1/2, ठीक, एंगल 1/2 के बेसिस पे लोग इसको ध्यान देगा, ठीक। तो एंगल जितना भी होगा उसके आधे भाग को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा के वेरीफाई में रख देंगे। अब बात करते हैं इस वैल्यू की, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये पहले से जस्टिफाई करके रखा गया था। ये किसका है, ये पूरे अव्यय जो अबेस थे इन्होंने अपने फार्मूला में कैलकुलेट करके बताया था। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्टूडेंट दो केसेस होते हैं, एक केसेस होते हैं यहाँ पे डी जितना कम होगा, क्या होगा, डी का मान जितना कम होगा, कह सकते हो ये कम, जितना कम होगा, और ये जितना ज्यादा होगा। दो केसेस होते हैं यहाँ पे, या डी का मान ज्यादा पाया जाए या कम पाया जाए। यदि ज्यादा कम पाया जा रहा है तो हमारा जो माइक्रोस्कोप होगा उसका पावर ज्यादा होगा, क्या होगा, पावर ज्यादा होगा, उसका रिसॉल्विंग पावर अच्छी होगी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जितना ज्यादा अबेस फार्मूला में जो रिसॉल्विंग पावर है डी है, उसका मान जितना कम मिलेगा उतना ज्यादा हमारा माइक्रोस्कोप जस्टिफाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट को वेरीफाई करेगा। और डी का मान जितना ज्यादा आएगा ऑब्जेक्ट उतना धुंधला दिखाई देगा, गंदा दिखाई देगा, धब्बा दिखाई देगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कभी कभी पूछता है कि हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो सही तरीके से नहीं वेरीफाई हो पा रहे हैं, रीजन क्या है, कि वहां पे जो हमारा रिसॉल्विंग पावर होती है वो ज्यादा हो जाती है। ज्यादा होने की वजह से हम जब सही तरीके से माइक्रोस्कोप को बैलेंस करते हैं तो बैलेंस में देखेंगे कि सही तरीके से बैलेंस नहीं हो पाते, तो वहां पे केसेस क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें धब्बे धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जिससे हम सही तरीके से लैब में प्रैक्टिकल्स कंपोज नहीं कर पाएंगे या नहीं देख सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जब डी का मान कम आएगा तो ऑब्जेक्ट ज्यादा वेरीफाई होगा, डी का मान ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट कम वेरीफाई होगा। ये रहा माइक्रोस्कोप का छोटा सा क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में लेके एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।